हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमको एजुकेशन। मैं शिवानी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू किया हुआ है, जिसमें ऑलरेडी हम एशियन इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूरा पढ़ा चुके हैं। अब हम बात करें मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी स्लेव डायनेस्टी की, और स्लेव डायनेस्टी के बाद जो रूल आता है वो आता है खिलजी डायनेस्टी का। ये पूरा दिल्ली सल्तनत वाला टाइम पीरियड चलेगा, जिसपे हम 5 अलग अलग जो डायनेस्टीज़ है उनके बारे में जानेंगे, और उसके बाद आएगा फिर हमारा मुगल पीरियड। तो खिलजी डायनेस्टी है जो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो खिलजी डायनेस्टी है उसने एक काफ़ी लंबे टाइम तक इंडिया पर रूल किया। और इसमें हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके हम सारे जितने भी रूलर्स हैं उनकी जितनी भी जो पॉलिसीज़ हैं उनको देखेंगे। लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे और अच्छी वीडियोज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। द रूलर्स ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अगर हम खिलजी डायनेस्टी की बिल्कुल शुरुआत की बात करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट रूलर जो आते हैं खिलजी डायनेस्टी के वो होते हैं जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1290 से 1296 एडी। यही फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के। ठीक है, क्योंकि इससे पहले कौन रूल कर रहा था? स्लेव डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो अब आएंगे जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। ठीक है, he was called as Clemency Jalaluddin as he followed peace and wanted to rule without violence। इनको क्लीमेंसी जलालुद्दीन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दयालु थे। ठीक है, और ये पीस को फॉलो करते थे और बिना किसी लड़ाई झगड़े के ये रूल करना चाहते थे। तो इसीलिए इनको ये क्लेमेंसी जलालुद्दीन के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, और ये फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के। तो आपको याद रखना है कि खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। ही अपॉइंटेड अलाउद्दीन खिलजी एज अ गवर्नर ऑफ कड़ा एंड अवध। आगे चल के जो जलालुद्दीन खिलजी होते हैं वो अपॉइंट करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। जो अलाउद्दीन खिलजी होता है, हम सब ने मूवी भी देखी हुई है इसके अलाउद्दीन खिलजी की, पद्मावत मूवी में आपने देखा होगा। तो बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी को वो गवर्नर बना देता है कड़ा और अवध का। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का सन इन लॉ भी होता है और साथ में उसका भतीजा भी होता है। The first and the only Mongol invasion during the reign of Jalaluddin Khilji took place in 1292 AD। तो देखिए, वैसे तो मंगोल का काफ़ी बार अटैक होता है भारत के अंदर, लेकिन खिलजी डायनेस्टी के टाइम पर पहली बार जो अटैक होता है वो जलालुद्दीन के ही टाइम पर होता है, और उसके बाद फिर पूरी खिलजी डायनेस्टी जब तक रूल करती है और दूसरा कोई अटैक मंगोल्स का नहीं होता। तो पहला अटैक किसके टाइम पर होता है मंगोल का? जब जलालुद्दीन का रूल होता है। The Mongol under the command of a grandson of Hulagu and the Abdullah attacked Punjab and reached near Sanam। ठीक है, तो मंगोल्स जब अटैक करते हैं इंडिया पे तो किसकी कमांड में करते हैं? जो हुलगू और जो अब्दुल्ला होता है वहाँ पर वो पंजाब पर अटैक करते हैं, और वो जो सनम है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, जलालुद्दीन वॉज प्रेसली मर्डर्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी एंड हिज सन इन लॉ। तो अब ये जो मंगोल का इन्वेजन है इनको तो ये बाहर से बाहर ही खदेड़ देते हैं, इनको भारत में नहीं घुसने देते हैं। हालांकि जो मंगोल्स थे, जब हम चंगेज़ खान की मैं आपको बायोग्राफी के बारे में पढ़ाऊंगी तो तब मैं बताऊंगी कि जो मंगोल्स थे ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल एम्पायर थी। जो उसके रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन उसके बाद भी ये भारत में नहीं घुस पाए। ठीक है, तो जब मैं आपको पूरा मंगोल के बारे में पढ़ाऊंगी या चंगेज़ खान की बायोग्राफी के बारे में पढ़ाऊंगी तो मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि ऐसा क्या ही हुआ था जो ये भारत में नहीं आ पाए। तो यहाँ पर हमें बस इतना याद रखना है कि जो जलालुद्दीन खिलजी होता है वो कामयाब हो जाता है मंगोल्स का जो इन्वेजन होता है उसको पूरी तरह से भारत से बाहर तक ही ख़त्म करने में। आगे चल के फिर जो जलालुद्दीन है उनको मर्डर कर दिया जाता है उनका, और मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि जो अलाउद्दीन खिलजी उनका खुद का जो सन इन लॉ होता है साथ में जो भतीजा होता है वही उनको मार देता है। और मारना सिर्फ इसीलिए होता है कि अब आगे किसका रूल चाहिए? अलाउद्दीन को अपना रूल चाहिए, तो इसीलिए थ्रोन के लिए वो जलालुद्दीन को यहाँ पर मार देता है। अब बात करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी की। टाइम पीरियड की बात करें तो 1296 से 1316 एडी तक इसका टाइम रहता है। और 1296 एडी में देखिए होता क्या है, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो सक्सीड कर देता है जलालुद्दीन खिलजी फ़िरोज़ खिलजी को, क्योंकि भाई इससे पहले तो रूलर यही था। ठीक है ना, जलालुद्दीन खिलजी से पहले मतलब जो जलालुद्दीन खिलजी थे पहले वो रूलर थे। अब कौन आ जाता है? अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जनरल नेमली उलुग खान एंड नुसरत खान कॉन्क्वायर्ड गुजरात। तो अलाउद्दीन खिलजी होता है, इसके अपने जनरल होते हैं जिनका नाम उलुग खान और जो नुसरत खान होता है, ये दोनों क्या करते हैं? गुजरात को भी जीत लेते हैं। तो मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी था वो अपने एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा था, और उसमें कौन मदद कर रहे हैं उसकी? जो उसके जनरल है उलुग खान और नुसरत खान। ठीक है, तो गुजरात को ये कॉन्क्वायर कर लेते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है फिर। आगे चल के ये कैप्चर कर लेता है रणथंभौर को, और वहाँ का जो किंग होते हैं हामिर देव उनको मार देता है। ऐसा कहा जाता है कि जब मंगोल का एक रूलर होता है मोहम्मद शाह, ठीक है, वो अलाउद्दीन खिलजी की मदद करता है जलालुद्दीन को मरवाने में।
ठीक है, जलालुद्दीन को मारने का प्लान बनाता है अलाउद्दीन, और उसमें जो मोहम्मद शाह होता है, मंगोल का जो रूलर होता है, वो इसकी हेल्प करता है। उसका नाम होता है मोहम्मद शाह। लेकिन बाद में जो मोहम्मद शाह होता है उसकी दुश्मनी हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी के साथ, और रीज़न ये माना जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की जो वाइफ होती है उसके साथ उस मोहम्मद शाह का कोई अफेयर चल जाता है। और जैसे ही ये बात मोहम्मद खिलजी को पता चल सॉरी अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है, तो वो अब किसको मारना चाह रहा था, मोहम्मद शाह को, कि वो उसे मार देगा। और जो मोहम्मद शाह है वो शरण लेने के लिए चला जाता है रणथंभौर हामिर देव के पास, कि मुझे अपने यहाँ पर शरण दे दो, मुझे बचा लो अलाउद्दीन खिलजी से। और जो हामिर देव होता है ये उसकी बातों में आ जाता है, कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर हो कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। और इस चक्कर में वो मोहम्मद शाह तो मारा ही जाता है, साथ में जो हामिर देव होता है ये भी क्या कर लेता है, अलाउद्दीन खिलजी से दुश्मनी मोल ले लेता है। और इसी के चलते जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो रणथंभौर को कैप्चर कर लेता है, और जो हामिर देव है उसको मरवा देता है। आगे चल के मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी, जलौर, ये जितना भी जो सारा एरिया है वो धीरे धीरे करके सारा खिलजी डायनेस्टी के अंदर आ जाता है। उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो जो उनका जनरल होता है मलिक कफूर, ये काफ़ी आगे जाके जो मलिक कफूर होता है ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल होता है। इसको वो एक दिन हज़ारी में कुछ करके कुछ अमाउंट होती है जिसमें वो खरीदते हैं, ठीक है। और ये जो मलिक कफूर होता है ये इनका एक्सपेंशन करने में बहुत हेल्प करता है साउथ की तरफ। तो साउथ में जितनी भी जो बैटल्स वगैरह होती हैं जो मलिक कफूर है यही हैंडल किया करता था, ठीक है। प्रताप रुद्र सेकंड द काकतीय वरांगल, ठीक है ना, और रामचंद्र देव द यादव किंग ऑफ देवगिरी, एंड वीरा बल्लाल थर्ड द होसाल किंग एंड द वीर पांड्या पांड्या रूलर ऑफ मदुराई वर डिफीटेड। तो साउथ में जितनी भी छोटी छोटी जो डायनेस्टीज होती है मलिक कफूर एक एक करके सबको जीत के खिलजी डायनेस्टी के या खिलजी एम्पायर के अंदर सबको शामिल कर लेता है। तो मलिक कफूर बड़ा ही काम का होता है इनके लिए ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल होता है इनका। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु अटैक साउथ इंडिया। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान होता है जो साउथ की तरफ बढ़ के साउथ इंडिया पर अटैक करता है। इससे पहले जितने भी सुल्तान आए हैं, चाहे हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा हो, उसमें भी कोई सुल्तान ऐसा नहीं होता जो साउथ इंडिया में अटैक करता है। तो इसीलिए ये पहला सुल्तान होता है जो साउथ इंडिया में अटैक करता है। और ये रामेश्वरम में एक मॉस्क्यो भी बनवाता है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि ये साउथ में रामेश्वरम तक पहुंच गया था, मतलब इतना आगे पहुंच गया था, तभी तो मॉस्क्यो बनवाया अपना। अलाउद्दीन सक्सेसफुली रेजिस्टेड द मंगोल इन्वेजन मोर देन 12 टाइम्स। और अलाउद्दीन ने कम से कम 12 बार पूरी तरह से जो मंगोल का जो इन्वेजन था वो भारत में रोक दिया था, ठीक है। इसने भारत में मंगोल्स को बढ़ने ही नहीं दिया। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही पावरफुल, और हम कहते बहुत ही एकदम रूथलेस, इसकी जो पॉलिसीज़ थी इस तरह की थी। कुछ पॉलिसीज़ थी जो उसने अपने आते ही इंट्रोड्यूस कर दी थी और वो सब लोगों के लिए मानना बहुत ज़रूरी था। तो पहली पॉलिसी ये थी अलाउद्दीन खिलजी की कि अलाउद्दीन फॉलो करता था द डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप। उसका मानना था कि जो राजा होता है, ठीक है, वो बिल्कुल क्या होता है, डिवाइन के बराबर है, ठीक है। मतलब उसको आपको ना बिल्कुल अपना भगवान मान लेना, वो जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मारे जाओगे, ठीक है। कि सबसे ऊपर कौन है, किंग है। उसने जैसे ही गद्दी पे बैठता है सबसे पहले वो 4 ऑर्डिनेंस पास कर देता है कि जो भी कोई रिवॉल्ट करेगा वो सीधा उनको सप्रेस करने के लिए वो ये 4 ऑर्डिनेंस पास कर देता है, जिससे कि कोई रिवॉल्ट उसके खिलाफ हो ही ना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करता है ये, ही इम्पाउंडेड प्रीवियस ग्रांट्स एंड द फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड। सारे जो फ्री की दान दक्षिणा होती है ज़मीनों वाली उनको बंद कर देता है, ठीक है। एक स्पाई सिस्टम बैठाता है, किन लोगों के लिए, इसलिए बैठाता है जिससे कि जो दूसरे जो लोग हैं, ठीक है, जो इससे हेट करते थे, तो उनके पीछे एक तरह से ये स्पाई सिस्टम बैठा देता है कि कुछ भी करते हैं तो आगे तुम्हें मुझे बता देना। ही बैन सोशल पार्टीज एंड इंटर मैरिजेस विदाउट द परमिशन ऑफ नॉबल्स, ठीक है, कि कोई भी सोशल पार्टीज नहीं होगी, सब पे बैन लगा दिया, कोई भी इंटर मैरिज नहीं होगी विदाउट द परमिशन ऑफ नॉबल्स, ठीक है। अगर आपको शादी करनी भी है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और जो वाइन वगैरह का यूज़ होता है उस पर भी ये सब कुछ बैन कर देता है। ही इंट्रोड्यूस परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, अपनी खुद की इसकी आर्मी होती है जिसको ये खुद से मेंटेन करता है, किसी का कोई इंतजार नहीं करता कि जब कोई बाहर से कुछ रिवॉल्ट वगैरह होगी या कोई बाहर से दुश्मन अटैक करेगा तभी मैं सबको इकट्ठा करके आर्मी बनाऊंगा, नहीं, इसकी अपनी खुद की आर्मी होती है जिसको ये खुद से मेंटेन करता है। ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस एंड डिस्क्रिप्टिव रोस्टर ऑफ अ इंडिविजुअल सोल्जर चेहरा टू इनहिबिट द करप्शन। करप्शन को रोकने के लिए इसने भी बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई थी, जिसमें से एक हॉर्सेस के लिए थी दाग सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता था कि हॉर्सेस के ऊपर भी ना एक स्टैंप लगा दी जाती थी, उन पर एक स्टैंप, जो ये दाग है कुछ इस तरह का, एक उनकी बॉडी पे एक मार्क बना दिया गया था जिससे कि उनकी पहचान हो सके कि ये जो हॉर्स है ये इस बटालियन से बिलोंग करता है या ये इस आर्मी का है, इस तरह से। और साथ में जो जितने भी सोल्जर्स थे उनके लिए चेहरा सिस्टम लाया था। एक तरह से जो चेहरा था उनका फेस बनवा दिया जाता था, और उस तरह से हम कह सकते हैं कि वो उनके लिए एक आइडेंटिटी कार्ड था, ठीक है, कि मतलब जिसके पास जो सैलरी जा रही है, जो ग्रांट्स जा रहे हैं, वो दोबारा ना चली जाए, है ना। तो एक चीज़ों को एक अच्छे से मैनेज करने के लिए और चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए उसने ये सिस्टम को लॉन्च किया था।
He fixed the prices of unnecessary commodities which were below the normal market rates. उसने हर चीज़ को, जो भी ज़रूरत की जो चीज़ें थी, उनका जो प्राइस था वो बहुत कम रखा था, ठीक है, जिससे कि अब देखिए सैलरी तो वो इतनी बड़ा उसका एम्पायर था, सैलरी तो वो सबको दे नहीं पाएगा कि बहुत हाई फाई सैलरी दे रहा है। उसने क्या कर दिया, उसने चीज़ों के रेट ही बहुत कम कर दिए कि अब सैलरी अगर कम भी मिल रही है तो फिर भी उनकी सैलरी में इतना हो जाए कि उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें उनको मिल जाए, ठीक है ना, किसी को भी ऐसा ना लगे कि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही है। तो इसलिए उसने जो इंपॉर्टेंट, जो नेसेसरी जो कमोडिटीज़ थी, जो किसी भी उसकी आर्मी मैन के लिए या किसी भी जो बाकी नॉर्मल इंसान के लिए ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनका रेट बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। उसने दिल्ली में 3 मार्केट्स लगाई थी। एक मार्केट थी फूड ग्रेन के लिए, एक जिसमें कॉस्टली जो कपड़े वगैरह मिलते थे, और तीसरी थी इसमें हॉर्सेस, स्लेव्स, कैटल्स, इनके लिए। तो ये 3 मार्केट लगती थी। किसी को फूड ग्रेन चाहिए तो अलग मार्केट में जाना पड़ता था, क्लोथ चाहिए तो क्लोथ वाली मार्केट में, और स्लेव्स, कैटल्स या हॉर्सेस चाहिए थे तो उसके लिए अलग मार्केट। तो इस तरह से जो मार्केट सिस्टम था वो उसका बहुत ही बेस्ट। ब्लैक मार्केटिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया था, और ईच मार्केट वॉज अंडर ऑफिसर कॉल्ड सहाना हु मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मर्चेंट एंड स्ट्रिक्टली कंट्रोल शॉपकीपर्स एंड द प्राइसेस। उसने हर मार्केट के अंदर एक ऑफिसर को अपॉइंट किया था, और उस ऑफिसर को बोला जाता था शहाना। और उस शहाना का काम ये होता था कि जितने भी मर्चेंट्स होते थे, जितने भी व्यापारी होते थे, उनको प्रॉपरली एक रजिस्टर में, एक मतलब उनको प्रॉपर रजिस्टर करना है कि कितने लोग हैं, उनका नाम क्या है, और स्ट्रिक्टली जितने भी शॉपकीपर्स हैं और उनके प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल रखना है कि कोई अपने हिसाब से ऐसा ना हो कि कोई चीज़ महंगी बेच रहा है, ठीक है, या कुछ झोल कर रहा है ना। तो वो वाला काम जितना भी था सब पूरी तरह से खत्म था, ठीक है ना। करप्शन ऑलमोस्ट इनके टाइम पीरियड में से बिल्कुल इन्होंने अबॉलिश कर दिया था। ही वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग द स्टैंडिंग आर्मी सिस्टम। ये पहले थे जिन्होंने इतनी अच्छे से एक स्टैंडिंग आर्मी सिस्टम को इन्होंने पूरी तरह से हम कहेंगे यूज़ किया था, ठीक है ना, उस सिस्टम को स्टार्ट किया था। और अलाई दरवाज़ा भी किसने बनवाया था, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जब इसको विक्ट्री मिली थी गुजरात के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि अपने इनके दो जनरल होते हैं, नुसरत खान, ठीक है ना, और उलुग खान जो होते हैं वो जाते हैं गुजरात को जीतने के लिए, और गुजरात को जीत भी जाते हैं। उसी खुशी में जो अलाउद्दीन होता है वो अलाई दरवाज़ा बनवाता है, ठीक है। इसको द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स भी बोलते हैं और 1000 सतून भी बोलते हैं। एक फोर्ट ऑफ सिरी बनवाता है, ये कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है ना। जो सिरी फोर्ट था ये दिल्ली पे बनवाता है ये। तो ये अपनी विक्ट्री की वजह से बनवाता है कि जहाँ से भी कोई जीत हासिल होती है तो उसकी याद में ये इस तरह की मॉन्यूमेंट्स। अमीर खुसरो वॉज हिज फेवरेट पोइट म्यूजिशियन एज ही वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, उस वो काफ़ी बड़ा, मतलब उसका काफ़ी इंटरेस्ट था आर्ट पे भी और जो स्कॉलर्स वगैरह होता है लर्निंग में भी। और उनके कोर्ट में जो अमीर खुसरो था वो उसका फेवरेट पोइट और म्यूजिशियन था, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें जानता था, पोइट्री भी जानता था और मतलब म्यूजिक भी जानता था, ठीक है। तो ये अमीर जो खुसरो है वो आपको अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में मिलेगा, खिलजी डायनेस्टी में। देखिए अब होता क्या है, अब आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी होता क्या है, ऐसा कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन की जो डेथ है वो कोई और नहीं बल्कि जो मलिक कफूर होता है वही ना उसको पॉइजन दे देता है। ऐसे कुछ मतलब कुछ कहानियां हैं जो उसकी डेथ को बताती हैं कि इस तरह से डेथ हुई थी, कि कहीं उसको ना टॉक्सिकेट कर देता हो। अब ये नहीं पता कि वो सही में बीमार थे इस वजह से ऐसा हुआ या फिर उनको जहर दिया गया, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ जो स्टोरी है वो ये भी कहते हैं कि जो मलिक कफूर है उसने उनको जहर दे दिया था, ठीक है। तो जैसे ही अब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है 1316 AD में, उनका जो सबसे माइनर सन होता है शिहाबुद्दीन, ठीक है ना, मलिक कफूर उसको क्या कर देता है, उसको मतलब ये घोषित कर देता है कि अब अगला जो सुल्तान है वही बनेगा, और जो उसके बाकी बेटे होते हैं, बाकी जो उसके सन होते हैं, उनको जेल में डलवा देता है और कुछ को अंधा कर देता है। अब देखिए सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ वो माइनर सन को ही क्यों चुनता है। माइनर सन को चुनने का उसका रीज़न ये था कि जिससे कि वो खुद रूल कर सके। अब इतना छोटा बच्चा तो रूल करेगा नहीं, तो मलिक कफूर का पूरा प्लानिंग थी ये कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी को हटा के और अब आगे चल के उसके जो बाकी बेटे थे कुछ को जेल में डाल दिया, कुछ को अंधा कर दिया, और जो सबसे छोटा बेटा है उसको दिखा दिया कि अब मैं इसको सुल्तान बनाऊंगा, जबकि वो इसकी जगह खुद रूल करने की सोच रहा था। आगे चल के जो मलिक कफूर होता है इसको भी किल कर दिया जाता है, और इसको किल करने वाले जो पैलेस के जो गार्ड्स होते हैं, ठीक है, वही इस मलिक कफूर को मार देते हैं। और उसके बाद जो अलाउद्दीन का सबसे बड़ा बेटा होता है, मतलब उसका बड़ा बेटा होता है मुबारक खान, वो सारी पावर को सीज कर लेता है और अब सुल्तान वो बनता है। In 1320, a group of officers led by Ghiyasuddin Tughlaq defeated and killed खुसरो खान, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जो उसका बेटा होता है अलाउद्दीन खिलजी का, वो भी ना ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाता, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो उसका बेटा होता है ना, वो शुरू में तो लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जैसा रूथलेस या रूड नहीं होता है, बल्कि वो अपने जो जलालुद्दीन होता है उस तरह का होता है वो, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव का होता है। लेकिन फिर ये भी कहा गया कुछ इस तरह की अफवाहें हैं कि वो ना बिल्कुल महिलाओं जैसे कपड़े पहन के वो पूरे उसमें घूमता था, महल में घूमता था। तो मतलब ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं वो जो पूरा जो एम्पायर था इतना बड़ा, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया ना, वो उन्होंने उसको उसके लायक समझा, ठीक है, कि ये इसको कंट्रोल कर लेगा। तो उसकी जगह फिर वो खुसरो खान होता है, वो बैठ जाता है थ्रोन पे। ये खुसरो खान कौन था,
ये जो खुसरो खान था, ये अगर हम बात करें तो इतिहासकार बताते हैं कि ये हिंदू था, ठीक है ना, ये जन्म से ये हिंदू था। और ये मालवा में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, तो वहाँ पर वो मालवा को जीत लिया था खिलजी डायनेस्टी ने, तो अपने साथ वो वहाँ से जो वहाँ के जो लोग थे उनको स्लेव बना के ले आए थे। उन्हीं में जो खुसरो खान होता है ये होता है। तो जब ये इसको लेकर आए थे तब ये कोई बहुत बड़ा नहीं था, वो बच्चा सा ही था। तो खिलजी डायनेस्टी में ही आके इसका पालन पोषण किया जाता है, ठीक है। और आगे चल के इसका जो असली नाम होता है वो हसन होता है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में चल के जब इसको थ्रोन पे बैठा दिया जाता है तो इसको नाम दिया जाता है खुसरो खान, ठीक है। तो ये रूल करता है। लेकिन बाद में फिर जो ग्यासुद्दीन होता है, ये नोबल होता है उस समय खिलजी डायनेस्टी में, ठीक है। तो आगे चल के अब वही था, नोबल का सपना क्या होता है कि आगे चल के वो सुल्तान बने। तो यहाँ पर वही होता है, जो ग्यासुद्दीन होता है वो अब खुसरो खान को मरवा के उसके लिए उसको डिफीट करके अब खुद क्या बनता है, अब वो सुल्तान बनता है, ठीक है। एंड गाजी मलिक एज्यूम द नेम ग्यासुद्दीन तुगलक। तो ये जो ग्यासुद्दीन तुगलक है, इसका जो अपना खुद का जो नाम था वो गाजी मलिक था। लेकिन जैसे ही ये थ्रोन पे बैठ जाता है तो ये अपने आप को एक टाइटल देता है ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना। और दिल्ली में ये पहली बार वहाँ पर उसके थ्रोन पे बैठता है और यही होता है अगली तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी को। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद फिर हमने पढ़ा, किसको पढ़ा था फिर हमने? उसके बाद हमने पढ़ा खिलजी डायनेस्टी को, ठीक है। और खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। अब इस डायनेस्टी का जैसे ही एंड होगा अब शुरू होगी तुगलक डायनेस्टी। तो वैसे ही तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ये एक नॉवल था खिलजी डायनेस्टी के अंदर, जो बाद में अपने आप को पूरा सा प्रोक्लेम करवा देता है कि अब मैं राजा बनूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ये पूरी जो खिलजी डायनेस्टी होती है इसका एंड हो जाता है जैसे ग्यासुद्दीन तुगलक अपने आप को थ्रोन पर बैठ के अपने आप को क्या घोषित कर देता है? सुल्तान घोषित कर देता है। अब इसके बाद हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी को। खिलजी डायनेस्टी के लिए जितना भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो जितनी भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको सारी बताने की कोशिश करी है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छी अच्छी और वीडियोज़ के लिए। साथ में हमने जो बायोग्राफी है हमने उसकी भी सीरीज चला रखी हुई है, जिसमें आपको ज़्यादातर जितने भी इंपॉर्टेंट एशियन के मेडिवल के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे या जो पर्सनैलिटीज़ थी उनके बारे में हमने पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करी है। तो आप चाहे तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।